हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवा मिश्रा है और आज इस वीडियो में हम जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है उसके बारे में सब कुछ समझेंगे। पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक इस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, कौन एलिजिबल है, ये एग्ज़ाम होता क्या है, कौन इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, सब कुछ समझेंगे। और ये एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल उन लोगों के लिए जो लोग इस एग्ज़ाम को जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को बिल्कुल अभी-अभी जिन लोगों ने इस एग्ज़ाम के बारे में जाना है और इस एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ समझना चाहते हैं, जिनको कोई भी नॉलेज नहीं है इस एग्ज़ाम के बारे में, तो उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम है क्या और कौन-कौन इसको दे सकता है और इसके बारे में सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंटेंट। आज हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम का सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे कि क्या है एग्ज़ाम, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ देखेंगे, एज लिमिट देखेंगे, पैटर्न देखेंगे और सबसे लास्ट में हम इसके सिलेबस के बारे में देखेंगे कि क्या सिलेबस है और थोड़ा-सा इसके डीप में जाएँगे। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो ये जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है, तो ये एग्ज़ाम है क्या? तो नेट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन करवाता है? इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। 2018 के पहले इस एग्ज़ाम को सीबीएसई कंडक्ट करवाता था, लेकिन 2018 के बाद एनटीए कंडक्ट करवाने लगा है। ये एनटीए यूजीसी के बिहाफ में नेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो ये जो एग्ज़ाम है नेट, इसके अंदर 3 क्वालिफ़िकेशन 3 चीज़ें होती हैं। एक है नेट, एक है जेआरएफ और तीसरा है पीएचडी जो हाल ही में ऐड हुआ है अभी इसी साल। तो सबसे पहले नेट को समझते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जैसा कि इसके नाम से ही हमको समझ आ रहा है, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस एग्ज़ाम को देने के तुरंत बाद हमको कोई जॉब नहीं मिलती है, लेकिन अगर आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर लिया, अगर आप नेट क्वालिफ़ाइड हैं, तो आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के बनने के लिए जो एग्ज़ाम होगा, आप उसको देने के लिए एलिजिबल है। क्योंकि नेट एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो आपको आपके पास होनी चाहिए अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना है। अगर आप गवर्नमेंट के अलावा किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी अगर आप चाहेंगे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो आपके लिए नेट जो है नेट होना आपके पास ज़रूरी है। आप गेस्ट फैकल्टी भी बनना चाहते हैं, तब भी आपके लिए नेट होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले नेट। अब आते हैं जेआरएफ में। इसका फुल फॉर्म है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप एक अमाउंट है, स्टाइपेंड है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उन स्टूडेंट्स को जो पीएचडी या फिर रिसर्च करते हैं। तो गवर्नमेंट एक अमाउंट जो कि अभी तो 37,000 है और इसमें कुछ अलाउंसेस मिलके ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक अमाउंट है जो लोग पीएचडी करते हैं उनको प्रोवाइड करती है हर मंथ। तो ये सबको नहीं मिलता, ये जो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं उन्हीं लोगों को जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद किसी पीएचडी में एनरोल करते हैं, तो उनको ये गवर्नमेंट ये अमाउंट देती है। तो ये गवर्नमेंट इसलिए करती है ताकि हमारी कंट्री में जो रिसर्च की फील्ड है उसमें थोड़ा सा और बढ़ावा हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें। और इसका स्टाइपेंड इसलिए मिलता है क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ों का ऑलरेडी बर्डन होगा कि आप कैसे अर्न करेंगे सब कुछ, तो आप पीएचडी में फोकस नहीं कर पाएंगे। तो आप अच्छे से फोकस करके पीएचडी करें, इसलिए ये अमाउंट आपको बाकी खर्चों के लिए प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। तीसरा है पीएचडी। तो पीएचडी इसी साल ऐड हुआ है, आपको एक कट ऑफ क्लियर करना होता है। तो इस साल से अगर आप ये कट ऑफ क्लियर करेंगे तो आप पीएचडी में किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी यूनिवर्सिटी में एनरोल कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम एक ही है, लेकिन ये तीनों चीज़ों के नेट, जेआरएफ और पीएचडी के अलग-अलग कट ऑफ जाते हैं। सबसे ज़्यादा जेआरएफ का जाता है, फिर नेट का जाता है, फिर पीएचडी का। तो आप जो भी जिस भी रेंज में आएँगे, जो भी कट ऑफ आप क्लियर करेंगे, आपको उसका क्वालिफ़िकेशन को आप उसके लिए क्वालिफ़ाई हो जाएँगे। उसके बाद इसके बाद
नेक्स्ट एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी के बारे में, वैसे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तब भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन आपने जैसे कि आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में ये एग्ज़ाम दिया और क्वालिफाई कर लिया, तो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन से 2 इयर्स के अंदर आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। तो ये कंडीशन रखी गई है, अगर आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ये एग्ज़ाम फिल करते हैं और आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 2 साल के अंदर आपको अपना पीजी कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आपका ये जो नेट का सर्टिफिकेट है ये माना जाएगा, वरना रद्द हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि आपकी जो मास्टर्स, आप जो पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे इसमें आपका मिनिमम 50% मार्क्स आना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप जनरल हैं तो आपको मिनिमम 55% लाना ही पड़ेगा, वरना आपका नेट सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। और दूसरा, अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं SC ST OBC, तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। आपको 50% लाने पड़ेंगे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में, तभी आपका जो सर्टिफिकेट है वो माना जाएगा। तो 2 ही एलिजिबिलिटी है, एक आपको कुछ परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज लाने पड़ेंगे, और दूसरा अगर आपने पीजी कंप्लीट कर लिया है उसके बाद दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में दे रहे हैं तो आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन 2 इयर्स के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं एज लिमिट में। तो अगर आप नेट दे रहे हैं, अगर आपका मेन जो फोकस है नेट है, तो आपके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर आप 50 इयर्स के भी हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो फोकस है वो JRF है तो आपके पास एक अपर लिमिट है। अगर आप मेल हैं और जनरल मेल हैं, जनरल कैटेगरी के मेल हैं, तो आप बस 30 इयर्स की एज तक JRF दे सकते हैं। लेकिन आप किसी भी कैटेगरी की फीमेल हैं या फिर आप SC ST OBC में आते हैं तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। आप 35 की इयर्स की एज तक आप JRF एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो नेट में कोई लिमिट नहीं है, और JRF में जनरल मेल के लिए 30 है और बाकी कैटेगरीज के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके बाद हम इस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझते हैं। एग्ज़ाम है क्या? तो इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होता है वो जनरल पेपर होता है, वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है। लेकिन जो पेपर 2 होता है वो आपका मेन सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा उसी सब्जेक्ट से आप अपना नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो पेपर 1 सबके लिए कॉमन है, पेपर 2 आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट होगा जिससे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, मतलब टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। 50 पेपर 1, 100 पेपर 2, तो 150 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, मतलब 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। आपको 180 मिनट्स मतलब 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। दोनों पेपर होते हैं वो साथ में होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। आपको 3 आवर्स का टाइम देना होता है, आपको अपना टाइम खुद मैनेज करके दोनों पेपर कंप्लीट करना होता है। इसके बाद ये जो एग्ज़ाम है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मतलब अगर आप कोई गलत क्वेश्चन कर देंगे तो आपको, अगर आपका आंसर सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, आंसर अगर आपका गलत है तो इसमें कोई भी आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। तो इसके वजह से इसका नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से भी इसका कट ऑफ जो है थोड़ा ज़्यादा जाता है। इसके बाद जितने भी लोग भरते हैं उनके जो 6% लोग हैं उनको नेट मिलता है। आप नेट क्वालिफाई करते हैं 6% लोग, और उसके भी जो 6% है नेट, उसके भी जो 6% है उनको JRF अलॉट होता है। मतलब आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आपको JRF भी क्वालिफाई करना है तो आपको 6% के भी 6% में टॉप में आना पड़ेगा। वो बहुत कम नंबर होता है जो लोग JRF क्वालिफाई करते हैं, इसका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाता है। तो इसके बाद जो दोनों पेपर होते हैं, पेपर 1 और जो पेपर 2 होते हैं, दोनों पेपर में 10-10 यूनिट्स होती हैं। पेपर 1 में 10 यूनिट्स, पेपर 2 में 10 यूनिट्स। इसके बाद आपको आपको जो पेपर होते हैं, दोनों पेपर को मिला के आपको
40% मार्क्स लाने पड़ते हैं। अगर आपने 40% मार्क्स, जैसे कि 300 टोटल मार्क्स जो होते हैं 300 होता है, उसका 40% मतलब 120 मार्क्स। अगर आप 120 मार्क्स लाते हैं तो आप इस रेस में शामिल होंगे, मतलब नेट क्वालिफाई करने के लिए आपको मार्क्स ज़्यादा लाने होंगे। लेकिन आप, अगर आपके 40% से मार्क्स कम है तो आपको इसमें काउंट भी नहीं किया जाएगा, आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। और अगर आप कोई कैटेगरी में आते हैं SC ST OBC, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। आप 35% आपको मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे इस एग्ज़ाम में ताकि आपकी मार्क्स, आप जो है रैंकिंग में आपको देखा जाए। तो उसके लिए आपको मिनिमम 40% जनरल के लिए और 35% किसी कैटेगरी के लिए आपको लाने पड़ेंगे। इसके बाद अगर आपके 40% मार्क्स आ जाते हैं तो इसके बाद आपके जो मार्क्स हैं, इसके बाद आपकी रैंकिंग होती है। आप इस रेस में शामिल हैं, इसके बाद आपकी रैंकिंग होती है। तो जो कट ऑफ जाते हैं उसके हिसाब से, अगर आपकी कट ऑफ क्लियर है, नेट का कट ऑफ क्लियर है, तो आपको नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप JRF का कट ऑफ क्लियर करते हैं, तो जो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आपको JRF का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इस तरीके से ये पैटर्न है इस एग्ज़ाम का। उसके बाद आते हैं हम सिलेबस में। तो जैसे कि मैंने बताया, इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 10 यूनिट्स होती हैं। तो जो पेपर 1 की 10 यूनिट्स है, पहला टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हायर एजुकेशन, पीपल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन। वैसे तो ऐसा दिया गया है कि आपको हर यूनिट से, क्योंकि 50 क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आने चाहिए। लेकिन आजकल जो है, आपके जो क्वेश्चन है वो इंटीग्रेटेड आते हैं। आपको 2 यूनिट्स के क्वेश्चन मिला के भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आप सेग्रीगेट करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। और कुछ यूनिट्स हैं जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डेटा इंटरप्रिटेशन, इनके फिक्स हैं, इनके यूनिट से 5-5 क्वेश्चन ही आते हैं। बाकी जो यूनिट्स हैं, वैसे तो 5-5 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा-सा इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, मिक्स करके क्वेश्चंस देते हैं। तो ये है पेपर 1। पेपर 1 के बारे में अभी थोड़ा डीप में नहीं जाएँगे। ये मैंने अभी ऊपर-ऊपर से बताया है कि क्या कैसा होता है। अब जाते हैं हम पेपर 2 में, जो सोशियोलॉजी है। पेपर 2 जो सोशियोलॉजी है, जो मैं आपको पढ़ाऊँगी, जो मेन जो पेपर है, जिससे मैंने भी नेट क्वालीफाई किया है 2 बार। तो जो पेपर 2 है, इसमें भी 10 यूनिट्स हैं। तो एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, इसमें भी सेम है सब कुछ। तो इसकी जो यूनिट्स हैं, इसमें पहली जो यूनिट है सोशियोलॉजिकल थ्योरी। तो इसमें 26 थिंकर्स दिए गए हैं आपको। टोटल 26 थिंकर्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और मतलब ये यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो पेपर है, इसमें वैसे तो है कि 10-10 क्वेश्चंस आने चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपके हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आएँगे। आपके कुछ यूनिट्स हैं जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कुछ यूनिट्स हैं जिससे कम आते हैं, और थोड़े से मिला के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप थोड़ा-सा समझने में भी मुश्किल होता है कि कौन से यूनिट से आए हैं। जैसे कि हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, जो 26 थिंकर्स के लिए है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये आपकी सबसे ज़्यादा यूनिट है। स्टार्टिंग की जो 3 यूनिट है इसकी, एक है सोशियोलॉजिकल थ्योरी, फिर है रिसर्च मेथोडोलॉजी, करती हूँ, और उसके बाद है रिसर्च मेथोडोलॉजी, सेकेंड यूनिट है। इसके बाद है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो जो ये जो 3 यूनिट है, इन तीनों का सबसे ज़्यादा वेटेज है। आपको इन तीनों यूनिट को तो सबसे अच्छे से करना ही है, तभी आप इस सब्जेक्ट में होल्ड कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो सबसे पहले जो पहली यूनिट है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, इसमें 26 थिंकर्स में से सब इसको भी बांटा गया है कुछ कुछ चीज़ों में। जैसे कि पहला है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशंस। तो इसमें हमको जो 3 थिंकर्स दिए गए हैं, सोशियोलॉजिस्ट दिए गए हैं, इमाइल डर्कहाइम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। तो ये जो 3 थिंकर हैं, ये सबसे ज़्यादा
इम्पोर्टेंट थिंकर है हमारी पूरी सोशियोलॉजी के लिए। ये हमारे एक तरीके के फाउंडिंग फादर्स भी हैं, सबसे पुराने थिंकर्स हैं। हमको इन्हीं के बाद हम बाकी थिंकर्स को पढ़ते हैं, इनको सबसे पहले पढ़ते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म। इसमें हम मेलिनोस्की को पढ़ते हैं, ब्राउन को पढ़ते हैं, पार्सन्स को पढ़ते हैं, मर्टेंस को, लेवी स्ट्रॉस को। तो ये जो आपको जो टॉपिक्स दिए गए हैं जैसे कि स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म और hermeneutics, interpretative traditions, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, इन सब ये सब जो टॉपिक्स हैं, ये सब चीज़ें हमको बहुत डीप में पढ़नी पड़ेंगी कि कौन से थिंकर्स किसको बिलोंग करते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि ये क्या होता है, कौन से थिंकर्स किसको बिलोंग करते हैं। आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और ये जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, इसमें हमारे 6 इंडियन थिंकर्स भी हैं। हमको इंडियन थिंकर्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एम.के. गांधी है, बी.आर. अम्बेडकर है, राधा कमल मुखर्जी हैं, जी.एस. घुर्रे हैं, एम.एन. श्रीनिवास हैं, इरावती कार्वे हैं। तो हमको इन थिंकर्स के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और ये जो 26 थिंकर्स दिए गए हैं, ये बस जो हमारी लिस्ट है इसी में ख़त्म नहीं होती है। ये तो हमको अच्छे से डीप में इनके बारे में पढ़ना ही है, लेकिन जो हम पूरी सोशियोलॉजी 10 मिनट्स पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे थिंकर्स आएंगे जिनके बारे में हमको और थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। सोशियोलॉजी के जो और फाउंडिंग फादर्स हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा सब कुछ। तो ये मत समझिएगा कि बस इतने थिंकर्स पढ़ के काम हो जाएगा। हमको जैसे जैसे थ्योरीज आती जाएंगी, हमको वैसे वैसे और डीप में पढ़ना पड़ेगा और थिंकर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड यूनिट, रिसर्च मैथडोलॉजी। और तो रिसर्च मैथडोलॉजी में आपको ये यूनिट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस यूनिट में आप जो रिसर्च वर्क करते हैं उसके बारे में आपका उसका बेसिक आप पूरा समझेंगे। टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होती हैं, इंडक्शन क्या होता है, डिडक्शन क्या होता है, साइंस के बारे में, साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं, हर्मेनेटिक्स क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, हाइपोथेसिस क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और जो मेथड्स होते हैं जैसे कि क्वालिटेटिव मेथड्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स, कौन से क्वांटिटेटिव्स होते हैं, कौन से क्वालिटेटिव मेथड होते हैं, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपको कुछ मेथड्स दिए रहेंगे, आपको बताना होगा कि ये क्वांटिटेटिव के अंदर आते हैं या फिर क्वालिटेटिव के अंदर आते हैं। तो आपकी ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती है हमारी थर्ड यूनिट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट यूनिट के बाद जो आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है वो यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की यूनिट है। इसमें आप जो पूरी जो सोशियोलॉजी के जो आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका आप पूरा बेसिक आप इसी यूनिट में समझ लेंगे। जैसे कि सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर, नेटवर्क, आइडेंटिटी, कम्युनिटी, डायस्पोरा, वैल्यूज, नॉर्म्स, रूल्स, ब्यूरोक्रेसी। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें हम इन सब चीज़ों का बेसिक पढ़ लेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इस यूनिट को पढ़ने के बाद आपको एक पूरा सब हर चीज़ का बेसिक समझ आ जाएगा। लॉ है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, स्ट्रक्चर है। तो जो आगे की यूनिट्स में जो आपके टॉपिक्स है जैसे फैमिली, रिलीजन है, स्टेट है, इकोनॉमी है, तो इन सब का बेसिक जो है आप इसी यूनिट में आप पूरा बेसिक पढ़ लेंगे, किसने कौन सी थ्योरी दी है, सब कुछ। इसके बाद आती है आपकी फोर्थ यूनिट, रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये जो आपकी यूनिट है, इस यूनिट में आप पूरा रूरल और अर्बन सोसाइटी के बारे में देखेंगे। क्या डिफरेंस होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है दोनों का, क्या स्टार्टिंग से लेकर अभी तक क्या चेंजेस आए हैं दोनों रूरल सोसाइटीज़ में, अर्बन सोसाइटीज़ में, थिंकर्स ने क्या किसके बारे में बोला है, सब कुछ। उसके बाद फिफ्थ यूनिट आती है स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट। तो इसमें आप पूरा सब कुछ जो हमारा जो स्टेट है, जो कंट्री में जो गवर्नमेंट है, सब कुछ ब्यूरोक्रेसी के बारे में समझेंगे, नेशन के बारे में समझेंगे, बॉर्डर्स के बारे में समझेंगे, लॉ लॉ किस टाइप के हैं सब कुछ समझेंगे, करप्शन जो है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज के बारे में समझेंगे, सिविल सोसाइटीज़ के बारे में समझेंगे। तो पूरा जो पॉलिटिक्स और पूरा जो स्टेट वाला जो एरिया है वो हम फिफ्थ यूनिट में समझेंगे।
इसके बाद आता है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो इस यूनिट में आप पूरा जो कैसे हमारी सोसाइटी हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है, कैसे इफ़ेक्ट करती है एक दूसरे को, ये हम समझेंगे। पॉवर्टी क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, और उसके बाद एक्सचेंजेस क्या होते हैं, हम कैसे पूरा मनी सिस्टम समझेंगे कि पहले कैसे बार्टर सिस्टम था और धीरे धीरे कैसे अभी मनी का सिस्टम आया। उसके बाद आज के टाइम पे तो डिजिटल मनी भी आ चुका है, तो हम वो पूरा समझेंगे। प्रोडक्शन प्रोसेस पूरी डिबेट समझेंगे। तो ये सब चीज़ें समझेंगे, और इसका स्टैटिक पार्ट भी है, वो भी हमको देखना पड़ेगा जो याद करने वाला है। इसके बाद आता है एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। तो हम देखेंगे कैसे एनवायरनमेंट और सोसाइटी कैसे रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं, और इसके बारे में हम बहुत सारी थ्योरीज भी पढ़ेंगे कि कौन किसको एक्सप्लॉइट करता है, सब कुछ पढ़ेंगे। और इसका जो स्टैटिक पार्ट है वो हमारे पेपर 1 में जो पीपल डेवलपमेंट का जो यूनिट है उसका और इसका जो स्टैटिक पार्ट है दोनों ओवरलैप करते हैं। आपको कुछ लॉस पढ़ने पड़ेंगे, जो पॉलिसीज़ है वो सब पढ़ना पड़ेगा। और इस यूनिट में हम एनवायरनमेंट मूवमेंट्स भी देखेंगे, क्लाइमेट चेंज भी देखेंगे, डिज़ास्टर्स देखेंगे, सब कुछ इस यूनिट में आएगा। उसके बाद आता है हमारा फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। तो जैसे कि हमारी जो सोसाइटी का जो बेस है वो हमारी फैमिली है, तो हम इसको डीप में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फैमिलीज पढ़ेंगे, पूरे इनहेरिटेंस के लॉज पढ़ेंगे, कैसे प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है, टाइप्स ऑफ फैमिली पढ़ेंगे। उसके बाद मैरिज पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैरिज पढ़ेंगे, कहाँ पे कैसी मैरिज होती है, ट्राइबल मैरिज के बारे में पढ़ेंगे। हमको ट्राइब्स के बारे में थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कैसे टाइप्स ऑफ ट्राइब्स पढ़ेंगे, उनका कल्चर कैसा है ये भी पढ़ेंगे। पूरे किनशिप रिलेशंस जो कि नातेदारी होता है वो समझेंगे, कैसे किनशिप रिलेशन होते हैं। इसमें भी हमारा स्टैटिक पार्ट है फैमिली लॉज, जो लॉज हैं होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस लॉ, प्रॉपर्टी वाले जो भी लॉज होते हैं वो सब देखेंगे। उसके बाद इसमें ऑनर किलिंग देखेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, इसके क्या लॉज हैं, वुमेन्स के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं वो भी देखेंगे। तो फैमिली, मैरिज एंड किनशिप में ये सब होगा। उसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो हमारी सोसाइटी में आज के टाइम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। आपका टेक्नोलॉजी के बिना आज के टाइम में लगभग कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ तो ये एक टेक्नोलॉजी के थ्रू बना रही हूँ। तो कैसे हमारी सोसाइटी डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी में, और कैसे टेक्नोलॉजी हमको डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है, और कैसे हमको इससे नुकसान भी हो रहा है, साइबर क्राइम्स भी हो रहा है। तो हम पॉजिटिव नेगेटिव्स देखेंगे, ई गवर्नेंस देखेंगे, मीडिया देखेंगे, और बहुत सारे थिंकर्स ने इसके बारे में थ्योरीज दी हुई हैं, वो सब देखेंगे। तो ये है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। उसके बाद आता है हमारा लास्ट यूनिट कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशंस। इसमें हम साइंस एंड सिंबल्स के बारे में देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट साइंस अलॉट करते हैं, और उसके थ्रू हम पूरी सब हर चीज़ समझते हैं और रिएक्ट करते हैं, वो देखेंगे। एजुकेशन देखेंगे, इसमें हम रिलीजन्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिलीजन्स देखेंगे, प्रिमिटिव टाइम से अभी तक जो भी प्रोग्रेस हुई है, जिस टाइप के रिलीजन्स आए हैं वो सब चीज़ें देखेंगे। और न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें स्टैटिक पार्ट पिलग्रिमेज देखेंगे, कहाँ पे कौन से मंदिर हैं, सब कुछ देखेंगे। तो ओवरऑल हम इन 10 मिनट्स में पूरी सोसाइटी के बारे में, जैसे इसका नाम ही है सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, तो हम ये देखेंगे। और हम पूरी इसको सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, क्योंकि वैसे जो इसके टॉपिक्स हैं बहुत जनरल है, इसको कोई भी पढ़ के तो ऐसे कोई भी बोल देगा कि ये बहुत ही हमको सब कुछ पता है, लेकिन हम इसको एक सोशियोलॉजिकल लेंस से देखेंगे, क्योंकि जनरली तो कुछ भी जैसे कि पॉवर्टी है उसके पीछे रीज़न क्या है, कोई भी बोल देगा कि ये काम नहीं कर रहे, लेकिन हम इसको सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि उसके डीप में जाके समझेंगे कि ये काम क्यों नहीं कर रहे, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो हम इन 10 मिनट्स को अच्छे से समझेंगे डीप में, और फिर पूरा डिस्कस करेंगे
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ। तो आज के लिए इतना ही। आपको जो भी डाउट हो, आपको जो भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। और जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है या फिर और भी जो चीज़ें जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, उसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।